हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पाई क्लासेस बाय मोनिका। आप लोगों को लीनियर अलजेब्रा स्टार्ट करवाना है। लीनियर अलजेब्रा का पहला चैप्टर है आप लोगों का वेक्टर स्पेस। तो देखिए, सबसे पहले वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन समझाने से पहले हम उसमें यूज होने वाले दो कंपोजिशंस के बारे में आप लोगों को बता रहे हैं। उसके बाद आप लोगों को वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन बताएंगे एंड देन कुछ एग्जाम्पल कराएंगे जिससे आप लोगों के हम ये प्रूफ करवा सके कि वेक्टर स्पेस प्रूफ कैसे करते हैं आप लोग किसी भी सेट को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऑपरेशन से। तो पहला ऑपरेशन है आप लोगों का इंटरनल कंपोजिशन। इस इंटरनल कंपोजिशन को हम बाइनरी ऑपरेशन भी बोलते हैं। ओके, देखिए आप लोग ग्रुप और रिंग अलजेब्रा में पढ़कर आए होंगे। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा जब भी आप किसी ग्रुप को प्रूफ करते हैं या किसी सेट को ग्रुप प्रूफ करते हैं, रिंग प्रूफ करते हैं, तो आप लोगों को एक सेट की नीड होती है, यानी एक सेट दिया होता है जिसको आप ग्रुप या रिंग प्रूफ करते हैं, और उनके साथ आप लोगों को ऑपरेशंस चाहिए होते हैं। यानी कि जैसे प्लस एडिशन के रेस्पेक्ट में आप लोगों को ग्रुप प्रूफ करना है, या मल्टीप्लीकेशन के रेस्पेक्ट में आप लोगों को ग्रुप प्रूफ करना है ना। रिंग में आप लोगों के दोनों ऑपरेशन एक साथ चलते हैं, प्लस से भी करते हैं हम लोग और मल्टीप्लाई भी, दोनों ऑपरेशन साथ में लेकर चलते हैं। इसी तरह वेक्टर स्पेस में भी हम ये दो ऑपरेशन यूज करते हैं। पहला ऑपरेशन आप लोगों को कहलाता है इंटरनल कंपोजिशन, जिसे हम बोलते हैं बाइनरी ऑपरेशन, और एक कहलाता है एक्सटर्नल कंपोजिशन। देखिए, इंटरनल कंपोजिशन जैसे मान लीजिए, ऐसे समझिए, आप लोगों के इंटरनल एग्जाम होते हैं तो क्या होता है, इंटरनल एग्जाम में क्वेश्चन पेपर कौन बनाते हैं, आपके जो अपने कॉलेज के टीचर्स होते हैं, और कॉपी भी वही चेक करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि एग्जाम पेपर भी वही बनाते हैं और कॉपी भी इंटरनल की वही चेक करते हैं। तो यानी कि दोनों चीजें आप लोगों के उसी कॉलेज के अकॉर्डिंग चलती हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पर होता है। ऐसे याद रखिए आप कि इंटरनल कंपोजिशन में एक कंपोजिशन स्टार इज सेड टू बी एन, मतलब उस कंपोजिशन का नाम हमने किससे दिया, उस कंपोजिशन उस ऑपरेशन को हम स्टार से डिनोट कर रहे हैं। इज सेड टू बी एन इंटरनल कंपोजिशन। इस कंपोजिशन को हम इंटरनल कंपोजिशन कब बोलेंगे, किस सेट पर, ए सेट पर। जब आप दोनों एलिमेंट ए सेट के ही लेंगे और उन दोनों के बीच में जब आप ऑपरेशन यूज करेंगे इंटरनल कंपोजिशन का, तब भी वो ए में ही बिलोंग करेगा, बट शर्त यह है कि वो यूनिक होना चाहिए। ओके, फिर दोबारा समझिए, कोई भी कंपोजिशन इंटरनल कंपोजिशन कब होता है, जब आप एक सेट जो लेकर चले हैं उस सेट में से दो एलिमेंट लेते हैं और उनके बीच में ऑपरेशन यूज करने के बाद वो एलिमेंट उसी सेट में बिलोंग करता है। तो ये क्या कहलाता है आप लोगों का, इंटरनल कंपोजिशन। बस शर्त ये होती है, हमने क्या बताया, ए बी बिलोंग टू ए स्टार बी बिलोंग टू ए एंड इट इज यूनिक। ये यूनिक होता है। ओके, नेक्स्ट देखिए, एक्सटर्नल कंपोजिशन क्या होता है। ए कंपोजिशन ओ इज सेड टू बी, यानी रिप्रेजेंटेशन है। ओ जैसे ऑपरेशन आप लोग लिखते हैं, तो कंपोजिशन को हमने कहां से रिप्रेजेंट कर दिया, ओ से। यहाँ किससे रिप्रेजेंट किया था, स्टार से। आप लोगों की मर्जी है, आप लोग कोई सा भी साइन ले सकते हैं यहाँ पर। तो हमने लिया ए कंपोजिशन ओ, यानी ऑपरेशन इज सेड टू बी एन एक्सटर्नल कंपोजिशन इन वी ओवर एफ इफ क्या होता है कि तुम लोगों का, देखिए, एक एलिमेंट हम लेकर चलते हैं फील्ड से, एक एलिमेंट लेकर चलते हैं वेक्टर स्पेस से, यानी जो वी है, यानी एक एलिमेंट आप लेकर चलेंगे। जैसे आप लोगों को वेक्टर स्पेस दिया गया, हम जब वेक्टर स्पेस प्रूफ करेंगे ओवर द फील्ड करेंगे, तो यानी एक एलिमेंट आप लोगों को फील्ड का लेना है और एक एलिमेंट जिसको आप वेक्टर स्पेस प्रूफ करेंगे उसका लेना है। उन दोनों के बीच में जब आप ऑपरेशन लगाएंगे तो वो एलिमेंट किस में बिलोंग करेगा, आप लोगों के वेक्टर स्पेस यानी कि वी में। तो यानी कि अगर आप लोगों को ये शो करना हो कि कोई भी ऑपरेशन एक्सटर्नल कंपोजिशन है, तो आप लोग एक एलिमेंट एफ से लेंगे, एक एलिमेंट वी से लेंगे, और दोनों के बीच में जब ऑपरेशन यूज करेंगे तो वो एलिमेंट किस में होगा, वी में। बट देखिए इसमें क्या था, दोनों एलिमेंट ए सेट से लिए गए, ऑपरेशन यूज करने के बाद भी वो दोनों एलिमेंट ए में ही बिलोंग कर रहे थे। ठीक है, तो ये कहलाता है आपका इंटरनल और ये कहलाता है आपका एक्सटर्नल कंपोजिशन। ओके, तो चलिए प्रूफ करके दिखाते हैं। मान लीजिए आप लोगों को कोई क्वेश्चन दे दिया और आप लोगों से पूछा गया कि क्या ये इंटरनल, क्या ये एक्सटर्नल कंपोजिशन है, ये पूछते हैं आपसे। मान लीजिए आप लोगों को क्वेश्चन दिया गया इस ओ लिख लेते हैं, चलिए, क्योंकि हमने ओ से यूज किया ना। इस ओ इज द एक्सटर्नल कंपोजिशन ऑन सी ओवर आर।
हमें प्रूफ करके दिखाना है क्या, C ओवर R के लिए आप लोगों का जो ये ऑपरेशन है वो एक्सटर्नल कंपोजिशन है। तो जरा देखिए, C ओवर R का मतलब है दैट इज C ओवर R, लिखने का मतलब ये। तो ये जो R है आप लोगों का, ये आप लोगों का फील्ड है, और जो आप लोगों का C है यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट। C इज द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, यहाँ डिनोट कर लीजिए, वेयर लिख देते हैं, वेयर C is the set of complex numbers and R is the set of real numbers. ओके, तो चलिए मान लीजिए हमें ये सॉल्व करके दिखाना है कि C ओवर R ये एक्सटर्नल कंपोजिशन है, यानी हमने आप लोगों को क्या बताया, एक एलिमेंट आप फील्ड से लेंगे, एक एलिमेंट आप V से लेंगे, एक F से लेंगे, एक V से, V ओवर F है यानी V ओवर F। तो देखिए एक एलिमेंट F से लेते हैं यानी कि एक एलिमेंट आप R से लेंगे और एक एलिमेंट आप V से लेंगे, और यहाँ पर एक एलिमेंट आप R से लेंगे, V यानी कि एक एलिमेंट आप C से लेंगे। तो चलिए बताइए, एक एलिमेंट अगर हमने रियल नंबर लिया, लेट हमने क्या किया, चलिए रियल नंबर क्या होता है, कुछ भी ले सकते हैं, मान लीजिए हमने लिया 1/2 बिलोंग टू R। एंड कॉम्प्लेक्स नंबर किस टाइप का होगा, मान लीजिए हमने ले लिया 2i बिलोंग टू C, यही ले लिया। और चलिए वो ऑपरेशन हमारा एक्सटर्नल कंपोजिशन है, तो यानी कि हम क्या करेंगे, वी हैव, हमने क्या किया, इन दोनों के बीच में क्या यूज किया, एक्सटर्नल कंपोजिशन। ठीक है, अभी देखिए हमने आप लोगों को नहीं बताया एक्सटर्नल कंपोजिशन कौन सा है। तो चलिए अगर हम ये ले लें कि ये प्रोडक्ट है, तो बताइए जरा, 2 से 2 कैंसिल, अगर मैं ये लेकर चलूं कि ये साइन किसको रिप्रेजेंट करता है, प्रोडक्ट को, यानी कि दो नंबर्स के बीच में जब आप प्रोडक्ट करें तो आंसर आप लोगों का क्या आएगा, आई, और आई किसे बिलोंग करता है, सी को, है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर को। तो देखिए आप लोगों ने क्या कहा था, और सी क्या है, वी का काम कौन कर रहा है, सी। तो हमने क्या कहा था, एक एलिमेंट आप एफ से लेंगे, एक एलिमेंट वी से लेंगे, बट इनके बीच में ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद वो वी में बिलोंग करेगा। तो हमने क्या किया, एक एलिमेंट हमने आर से लिया, एक एलिमेंट सी से लिया, दोनों के बीच में जब ऑपरेशन अप्लाई किया तो वो किससे आया, किस में आया, सी में। इसका मतलब क्या प्रूफ हो गया कि सी ओवर आर एक्सटर्नल कंपोजिशन है ना। दैट इज, हम क्या कह सकते हैं, दैट इज सी ओवर आर इज एक्सटर्नल कंपोजिशन विद रेस्पेक्ट टू ओ, और जहां ओ को हमने क्या माना, प्रोडक्ट। बट अगर मैं ऐसा करूं कि इस ओ को मैं क्या मान लूं, एडिशन मान लीजिए, तो क्या होगा बताइए, 1/2 2i। बताइए अगर आप 1/2 में 2i ऐड करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, प्लस लगा रहे हैं अगर, 1/2 + 2i ना, है ना, क्योंकि रियल और इमेजिनरी। अब भी कैसा नंबर आया, कॉम्प्लेक्स, तो किसे बिलोंग करेगा, सी को करेगा ना। अगर हम इस ओ को प्लस मान लें तो किसे बिलोंग कर रहा है, अभी तो कॉम्प्लेक्स नंबर ही है, तब भी क्या हो गया, एक्सटर्नल कंपोजिशन। ओके, अगर हम डिवाइड कर लें, अगर हम डिवाइड कर लें तो भी देखिए क्या आएगा, तब भी ये सी में ही बिलोंग करेगा, यानी तब भी क्या होगा, एक्सटर्नल कंपोजिशन। तो यानी कि हमने क्या किया, एक एलिमेंट लिया एफ से, एक एलिमेंट वी से, यहाँ एफ का काम कौन कर रहा है, आर फील्ड का, और सी किसका काम कर रहा है, वी का। तो हमने दोनों से एक एक एलिमेंट लिया, दोनों में ऑपरेशन यूज करने के बाद वो एलिमेंट किस में बिलोंग करता है, सी में, दैट इज वी में, है ना, क्योंकि हमने यहाँ पे वी कहा है, वी ओवर, देखिए वी ओवर एफ, और वहां सी ओवर आर, तो वी का काम कौन कर रहा है, सी, सी में बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब ये एक्सटर्नल कंपोजिशन है। ओके, चलिए अगर इसी क्वेश्चन को आप लोग ऐसे चेंज कर लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अगर आप लोग इस क्वेश्चन को चेंज कर लें कि आप लोगों को एक्सटर्नल कंपोजिशन दिखाना है किस पर, ऑन आर ओवर सी, ठीक है, यानी कि सी ओवर आर ओवर सी, आर ओवर सी का मतलब ये हो गया आर और ये हो गया सी, वेयर सी इज द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड आर इज द सेट ऑफ रियल नंबर। तो देखिए इस बार एफ की जगह पर क्या है आपका, एफ के प्लेस पर क्या है, सी, और वी के प्लेस पर क्या है, आर। फिर दोबारा दोनों एलिमेंट लीजिए, है ना। अब बताइए जरा, दोनों के बीच में अगर हमने ऑपरेशन यूज किया, है ना, और इस ऑपरेशन को हम प्रोडक्ट मानकर चले, तो बताइए किस में बिलोंग कर रहा है, सी में, जबकि डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये किस में बिलोंग करना चाहिए था, आर में।
तो इसका मतलब ये सी में बिलोंग कर रहा है बट आर में बिलोंग नहीं कर रहा। तो आप लोग ऐसे नहीं लिखेंगे बिलोंग टू सी, आप लिखेंगे डज नॉट बिलोंग टू आर। ये आर में बिलोंग नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, आर ओवर सी इज नॉट एक्सटर्नल कंपोजिशन विद रेस्पेक्ट टू ओ। अगर आप लोग एडिशन के रूप में यूज करेंगे तो भी सी में बिलोंग करे, दैट इज डज नॉट बिलोंग टू आर। इसका मतलब आर ओवर सी इज नॉट एक्सटर्नल कंपोजिशन विद रेस्पेक्ट टू। क्लियर हुआ आप लोगों को? एक चीज और बताते हैं आप लोगों को, देखिए एक बात हमेशा याद रखिए, ये क्या है आप लोगों का वेक्टर स्पेस, वी को रिप्रेजेंट करते हैं वेक्टर स्पेस से, एफ को रिप्रेजेंट करते हैं फील्ड के लिए। तो कभी भी फील्ड वाला सेट आप लोगों के वेक्टर स्पेस से ग्रेटर नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ पर आप लोगों का जो कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट है, कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर सारे रियल नंबर्स होते हैं और सारे इमेजिनरी नंबर होते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट रियल नंबर के सेट से बड़ा होता है। तो क्या होता है, सी ओवर आर। आपने फील्ड क्या लिया था, आर, वेक्टर स्पेस क्या लिया था, सी। तो यानी कि हमारा वेक्टर स्पेस का सेट फील्ड के सेट से बड़ा था, है ना, तो वो प्रूफ हो गया। बट ये हम आप लोगों को ऐसे ऑब्जेक्टिव के रूप में बता रहे हैं जिससे आप डायरेक्टली भी देख सकें, ठीक है। लेकिन देखिए आर ओवर सी, अब यहाँ पे फील्ड क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट, दैट इज ग्रेटर देन आर, ठीक है। तो अब ये क्या होगा, देखिए ये प्रूफ नहीं हुआ ना एक्सटर्नल कंपोजिशन, तो आप लोग इस तरह भी डायरेक्टली देख सकते हैं। जैसे अगर हम आप लोगों को क्वेश्चन दे, मान लीजिए कि क्या अगर आप आर ओवर क्यू करेंगे या क्यू ओवर आर करेंगे, जरा इन क्वेश्चंस को आप करके देखेंगे, आर ओवर क्यू, क्यू ओवर आर या क्यू ओवर क्यू, इन्हें आप चेक करिएगा इनमें से कौन सा एक्सटर्नल कंपोजिशन है, ठीक है। तो देखिए ये सेट बड़ा है और ये छोटा है, तो ये तो आएगा नहीं, है ना, ये एक्सटर्नल कंपोजिशन नहीं होगा। तो आप जरा इन्हें चेक करेंगे कि ये एक्सटर्नल कंपोजिशन है या नहीं है। तो आई होप आप लोगों को दोनों ऑपरेशन समझ में आ गए होंगे। इंटरनल कंपोजिशन में दोनों एलिमेंट एक सेट से ही लेते हैं, ऑपरेशन यूज करने के बाद दोनों उसी में ही लाई करते हैं, बट यूनिक होना चाहिए वो एलिमेंट। ऑपरेशन लगाने के बाद जो एलिमेंट बनकर आएगा वो ए में ही बिलोंग करेगा, बट यूनिक होना चाहिए। बट एक्सटर्नल कंपोजिशन में एक एलिमेंट आप फील्ड से लेते हैं और एक वेक्टर स्पेस से लेते हैं, है ना, वी से, है ना, वी ओवर एफ, जिसको आप वेक्टर स्पेस प्रूफ करने जा रहे हैं उसको, उसका एक एलिमेंट लेते हैं और एक फील्ड का, और दोनों के बीच में ऑपरेशन यूज करने के बाद वी में बिलोंग करना चाहिए। ओके, अगर ऐसा करता है तो एक्सटर्नल कंपोजिशन है, अदरवाइज नहीं है। चलिए आप पहले से करिए, फिर हम आप लोगों को वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन बताते हैं। चलिए डेफिनेशन ऑफ वेक्टर स्पेस बताते हैं। सबसे पहले हमने क्या लिखा, इफ वी इज ए नॉन एम्प्टी सेट, हमने एक सेट लिया वी जो कि एक नॉन एम्प्टी सेट है, यानी कि हम इसे बोलते हैं आल्सो नोन एज द सेट ऑफ वेक्टर्स, यानी हम मानते हैं कि ये सेट ऑफ वेक्टर्स है। एंड एफ इज ए फील्ड, एफ क्या लेकर चलते हैं, फील्ड, फील्ड के एलिमेंट को हम बोलते हैं आल्सो नोन एज द स्केलर्स, ठीक है। देन वी इज ए वेक्टर स्पेस ओवर एफ, वी को क्या दिखाना है, वेक्टर स्पेस ओवर एफ, तो क्या दिखाएंगे, वी ओवर एफ, वेक्टर स्पेस प्रूफ करना है, एफ फील्ड है, वी वेक्टर स्पेस प्रूफ करना है ओवर एफ। तो वो देखिए कौन कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा। फर्स्ट, जो वी है वो अबेलियन होना चाहिए विद रेस्पेक्ट टू इंटरनल कंपोजिशन, और हम इंटरनल कंपोजिशन को क्या लेकर चले, प्लस। तो बताइए आप ग्रुप में प्रूफ करके आए अबेलियन, अगर आप लोगों को प्रूफ करना हो तो आप लोग कौन कौन सी प्रॉपर्टीज प्रूफ करते हैं, 5 प्रॉपर्टीज प्रूफ करते हैं, जिनमें फर्स्ट होती है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है बताइए। इफ मान लीजिए आप लोगों ने दो एलिमेंट लिए, चलिए v1 v2 ले लेते हैं, या u v ले लीजिए, मर्जी है आप लोगों की, v के एलिमेंट लेना। देखिए अगर आप लोगों को इंटरनल कंपोजिशन दिखाना है तो एलिमेंट v से लेंगे, अभी बताया था इंटरनल कंपोजिशन में एलिमेंट v सेट से ही आएगा और ऑपरेशन लगाने के बाद v में ही जाएगा। यानी क्या लेंगे, इफ u v बिलोंग टू v, मान लीजिए v सेट में ये एलिमेंट है, इम्प्लाइज तो u प्लस v भी किस में बिलोंग करना चाहिए, v में। तो ये आप लोगों की कौन सी हुई, क्लोजर प्रॉपर्टी। सेकेंड होती है आप लोगों की एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हम लोग क्या लेते हैं, 3 एलिमेंट्स चूज करिए, इफ u v w बिलोंग टू v, देन वी हैव,
हमें क्या प्रूफ करना होता है, हमें प्रूफ करना होता है u प्लस वी प्लस डब्ल्यू इक्वल टू u प्लस वी प्लस डब्ल्यू फॉर ऑल, जहां पर u v w कहाँ बिलोंग करते हैं, v में। मतलब तीन एलिमेंट आप v के लेंगे, उन्हें एसोसिएटिव शो करने के लिए क्या करेंगे, पहले v प्लस डब्ल्यू ऐड करेंगे, फिर बाद में u ऐड करेंगे, या पहले u और v ऐड करके उसमें w ऐड करेंगे। तो ये दोनों क्या आने चाहिए, इक्वल। थर्ड प्रॉपर्टी होती है आप लोगों की एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी यानी अगर कोई एलिमेंट आप v से लेते हैं, उसमें कोई ऐसा एलिमेंट ऐड करिए कि वही एलिमेंट आ जाए। ठीक है, बताइए ऐसा कौन सा एलिमेंट आप ऐड करेंगे जिससे सेम एलिमेंट आ जाए, जीरो। तो यदि आप लोगों के सेट में जीरो एलिमेंट है तो दैट इज आइडेंटिटी एग्जिस्ट करेगी। तो यानी हम यहाँ क्या लिखेंगे, इफ v बिलोंग टू v then if, या यहां ले लीजिए, पहले ये ले लेते हैं, पहले आप लोग आइडेंटिटी ले लीजिए। क्या लिखेंगे, इफ जीरो बिलोंग टू v सेट में, इफ जीरो बिलोंग टू v एंड v बिलोंग टू v, देन क्या होगा बताइए, देन वी हैव, ऐसे करके लिखिए, यही मत लिखिए, देन वी हैव क्या लिखेंगे, जीरो प्लस वी इक्वल टू वी प्लस जीरो फॉर ऑल v बिलोंग टू v। यानी एक एलिमेंट जीरो v में होना चाहिए, जब वो v के ही किसी एलिमेंट में अगर हम ऐड करें तो वही एलिमेंट सेम रिपीट हो जाएगा, वही का वही आ गया। जीरो में v ऐड किया, v आया, लेफ्ट पर करिए चाहे राइट पर करिए, सेम एलिमेंट वही आ गया। तो यानी कि यहाँ पे क्या कहलाएगा, दैट इज जीरो इज द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ v। जीरो एडिटिव आइडेंटिटी है v की। फोर्थ लीजिए क्या होगा बताइए, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स का क्या मतलब है, कोई एलिमेंट आप अगर v में से लेते हैं, ठीक है, तो उसमें कौन सा एलिमेंट ऐड किया जाए कि आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए। अब बताए, आप ये बताइए, मान लीजिए एलिमेंट 2 लेते हैं, 2 में क्या ऐड करें कि जीरो आ जाए, क्योंकि आइडेंटिटी लाना है और आइडेंटिटी क्या है, जीरो। तो 2 में क्या ऐड करें कि जीरो आ जाए, दैट इज -2। तो यानी कि अगर मैं बोलूं v एलिमेंट v में है तो v में हम क्या ऐड करें कि जीरो आ जाए, तो -v ही तो ऐड करेंगे। तो यानी कि अगर हम ये बोलें, लेट, मान लीजिए हमने कहा v कोई एलिमेंट v में है और -v भी v में बिलोंग करता है, देन बताइए क्या होगा, v प्लस -v क्या आ जाएगा, जीरो। चाहे आप लेफ्ट में लिखिए चाहे आप राइट में ऐड करिए, है ना। तो यानी कि कहने का मतलब हुआ हर एलिमेंट का नेगेटिव एलिमेंट आप लोगों के सेट में प्रेजेंट होना चाहिए। तो यानी कहने का मतलब हुआ दैट इज -v इज द इनवर्स ऑफ, बल्कि यहाँ इनवर्स नहीं, एडिटिव इनवर्स लिखिए, इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ v। ठीक है, अब बताइए अगर आपने ये दिखाया v एक एलिमेंट हमने सेट से लिया और उसको इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, तो ऐसा नहीं एक ही एलिमेंट का, सारे एलिमेंटों के इनवर्स एग्जिस्ट करने चाहिए। तो आप यहां पर दिखाएंगे कि ईच एलिमेंट ऑफ v हैज इट्स एडिटिव इनवर्स, हर एलिमेंट अपना एडिटिव इनवर्स रखेगा। ठीक है, फिफ्थ प्रॉपर्टी लीजिए क्या होगी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, बताइए कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हम क्या करते हैं, दो एलिमेंट लीजिए कहां से, v सेट से, लेट, यानी हमें क्या प्रूफ करना है, a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए टाइप से, ये तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है। यानी कि दोनों एलिमेंटों का आप एडिशन के रेस्पेक्ट में ऑर्डर चेंज कर दीजिए। यानी कि अगर हमने लिया u और v, दो एलिमेंट v से लिए, देन क्या आना चाहिए, u प्लस v इक्वल टू v प्लस u फॉर ऑल, जहां पर u और v कहां से लिए हमने, v से। तो यानी कि दैट इज, इसका मतलब क्या हुआ, v इज कॉम्यूटेटिव विद रेस्पेक्ट टू इंटरनल कंपोजिशन प्लस। तो देखिए 5 प्रॉपर्टीज हमने प्रूफ कर दी।
अगर ये 5 प्रॉपर्टीज आप लोगों की प्रूफ हो गई, इसका मतलब क्या प्रूफ हो गया कि इंटरनल कंपोजिशन के रेस्पेक्ट में V अबेलियन है। तो यहाँ क्या प्रूफ हो गया, दैट इज V इज अबेलियन with respect to internal composition plus। ओके अभी हम लोगों ने केवल ये प्रॉपर्टी प्रूफ की, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी थी, चाहे तो आप लोग इसे V1 बोल सकते हैं। V1 के अंदर हमने क्या प्रूफ किया, 5 प्रॉपर्टीज प्रूफ की, क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स एंड कम्यूटेटिव। ठीक है, इन 5 को प्रूफ करने के बाद आप लोगों का V क्या बन गया, अबेलियन। ठीक है, 5 प्रॉपर्टीज के बाद ये था V1। अब हम V2 और V3 प्रूफ करेंगे, तो चलिए वो भी करते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए V1 हमने प्रूफ की, V1 के अंदर हमने 5 प्रॉपर्टीज प्रूफ की। V2 में हमें क्या प्रूफ करना, देखिए अभी आप लोगों ने केवल इंटरनल कंपोजिशन पर वर्क किया। ठीक है, यानी एलिमेंट V से लिए और सारे एलिमेंट जो आप ऑपरेशन लगा कर आए हैं वो भी V में ही बिलोंग कर रहे थे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, V इज क्लोज अंडर एक्सटर्नल कंपोजिशन। V2 में हमें क्या प्रूफ करके दिखाना है, V इज क्लोज अंडर एक्सटर्नल कंपोजिशन। ठीक है, ये हम अभी आप लोगों को एक्सटर्नल कंपोजिशन में पढ़ा कर आए हैं। क्या कि आप लोगों को एक एलिमेंट किसका लेना है, फील्ड का। तो यहाँ पर क्या लेंगे, इफ क्या ले लिया, मान लीजिए K बिलोंग करता है F को एंड U बिलोंग करता है V को, एक एलिमेंट फील्ड का और एक V का, है ना, इम्प्लाइज K डॉट U, ये एक्सटर्नल कंपोजिशन को आप लोग ये ले लीजिए डॉट। ठीक है, डॉट के रेस्पेक्ट में ले रहे हैं हम, V इज क्लोज अंडर एक्सटर्नल कंपोजिशन डॉट। ये ऑपरेशन है इस बार आप लोगों का, जैसे आप लोगों का इंटरनल कंपोजिशन में आपने प्लस लिया, एक्सटर्नल कंपोजिशन में हम मल्टीप्लाई ले रहे हैं। तो K डॉट U किस में बिलोंग करेगा, V में। अगर ये V में बिलोंग किया देन हम कह सकते हैं कि V क्लोज होगा अंडर एक्सटर्नल कंपोजिशन। ओके, तो यानी एक एलिमेंट फील्ड का लेंगे, एक एलिमेंट V का लेंगे, K डॉट U किस में बिलोंग करेगा, V में। उसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी है आप लोगों की, जिसको हम V3 से डिनोट करेंगे। इसमें आप लोग 4 प्रॉपर्टीज प्रूफ करके लाएंगे। एक काम करिए, 2 स्केलर लीजिए, K1 K2 F में बिलोंग करते हैं एंड U V, 2 एलिमेंट V में बिलोंग करते हैं। ठीक है, V है फर्स्ट प्रॉपर्टी, लिखिए क्या लिखेंगे, फर्स्ट K1 डॉट U प्लस V, मान लीजिए ये लिख रहे हैं। तो देखिए एक तरह से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब इसको आप डिस्ट्रीब्यूट करिए, मल्टीप्लाई आपका किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा, एडिशन के रेस्पेक्ट में, यानी कि एक्सटर्नल कंपोजिशन किसके रेस्पेक्ट में डिस्ट्रीब्यूटिव है, इंटरनल कंपोजिशन के। तो इसे क्या लिखेंगे, K1 डॉट U प्लस K1 डॉट V। दूसरी प्रॉपर्टी लीजिए यहां से, K1 K2 डॉट U, मान लीजिए आप लोगों को लिखनी है, तो कैसे लिखेंगे बताइए, K1 K2, ये तो स्केलर हैं, तो ये आ जाएगा K1 K2 एक साथ आ जाएगा, U सेपरेट, यानी कि दोनों स्केलर की प्रोडक्ट एक साथ कर दीजिए और वेक्टर अलग लिख दीजिए। थर्ड, अब क्या करेंगे, अभी आप लोगों ने यहाँ 2 वेक्टर एक स्केलर लिया था, अब आप लोग यहाँ पर 2 स्केलर और एक वेक्टर लेंगे, तो ये क्या बनाएगा, K1 डॉट U प्लस K2 डॉट U। ओके, और फोर्थ प्रॉपर्टी है 1 डॉट U equal to U for all 1 is the unit element of F। आप लोग सोचेंगे कि 1 की U से करेंगे तो U ही आएगा, याद रखिएगा पहले यहाँ पर 1 क्या है, जो आप लोग फील्ड लेंगे उसका जो यूनिट एलिमेंट होगा वो आप लोगों का फील्ड का होगा। 1 क्या है, यूनिट एलिमेंट ऑफ द फील्ड, यानी F के अंदर जो आप लोगों का यूनिट एलिमेंट होगा वो आप लेकर चलेंगे। जैसे मान लीजिए आप लोग मैट्रिक्स की बात करते हैं, तो मैट्रिक्स के अंदर जो यूनिट एलिमेंट होता है वो क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, है ना। मैट्रिक्स के अंदर जो यूनिट एलिमेंट होता है वो क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी कि 1 0 0 1, तो ये आप लोगों का यूनिट एलिमेंट होता है। तो यानी कि 1 इज द यूनिट एलिमेंट ऑफ F। तो आप लोग अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये देख कर लेंगे कि आप लोगों को यूनिट एलिमेंट कौन सा लेना है। ओके, तो चलिए ये आप लोगों का, अगर आप लोगों ने ये सारी प्रॉपर्टी प्रूफ कर दी देन क्या कह सकते हैं, V ओवर F इज ए वेक्टर स्पेस, यानी कि V ओवर F यानी कि वेक्टर स्पेस। V का जो सेट है वो फील्ड के रेस्पेक्ट में F के रेस्पेक्ट में
वेक्टर स्पेस हो जाएगा। तो आप लोगों को 5 प्रॉपर्टीज V1 में, एक V2 में 6 और 4 यानी 10 प्रॉपर्टीज आप लोगों को हर क्वेश्चन में प्रूफ करनी होंगी। अगर ये 10 प्रॉपर्टीज आप लोगों की प्रूफ हो जाती है देन वी से दैट दिस इज अ वेक्टर स्पेस। बट अगर ऐसा हो जाए, मान लीजिए आप लोग इंटरनल कंपोजिशन कर रहे हैं, आप लोगों की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती या फिर आइडेंटिटी होल्ड नहीं करती है, तो आप लोग आगे नहीं करेंगे, वहीं पर लिख देंगे कि वेक्टर स्पेस प्रूफ नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि वो प्रॉपर्टी होल्ड नहीं कर रही, आप आगे के भी प्रूफ करके दिखा रहे हैं। तो जोन सी प्रॉपर्टी पर आकर आप लोगों का कंट्राडिक्शन होगा, आप वहीं पर कह देंगे कि वेक्टर स्पेस नहीं होगा। जैसे मान लीजिए ये स्केलर मल्टीप्लीकेशन आप लोगों का प्रूफ नहीं होता है, तो आप लोगों को ये फिर 4 प्रॉपर्टीज करने की नीड नहीं है। ठीक है, आप लोग यही कह देंगे कि V over F इज नॉट ए वेक्टर स्पेस, या जो भी आप लोग सेट लेकर चले होंगे तो उसको बोल देना यहीं पर कि वो वेक्टर स्पेस नहीं होगा। यानी वेक्टर स्पेस को प्रूफ करने के लिए आप लोगों को सारी टोटल प्रॉपर्टीज प्रूफ करनी होंगी, 10 प्रॉपर्टीज। ओके, चलिए करिए। अब आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस करा देते हैं वेक्टर स्पेस के, जिन्हें आप लोग प्रूफ करेंगे कि वो वेक्टर स्पेस शो करते हैं या नहीं। कुछ एग्जांपल कर रहे हैं वेक्टर स्पेस के। देखिए क्या है पहला क्वेश्चन, प्रूव दैट द सिस्टम ऑफ 3 डायमेंशनल वेक्टर्स इन ए वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड ऑफ रियल नंबर विद रेस्पेक्ट टू एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लीकेशन। हमें क्या प्रूफ करना, देखिए सबसे पहले पढ़िए क्वेश्चन को। प्रूव दैट द सिस्टम ऑफ 3 डायमेंशनल वेक्टर्स, यानी हमें V सेट लेना है। किसको वेक्टर स्पेस प्रूफ करना है? 3 डायमेंशनल वेक्टर्स का एक सेट लेना है जिसको हमें वेक्टर स्पेस प्रूफ करना है ओवर द फील्ड ऑफ रियल नंबर। यानी फील्ड क्या है? रियल नंबर। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या लेना पड़ेगा, जो V सेट है वो क्या है? 3 डायमेंशनल वेक्टर का, और जो फील्ड है वो क्या है? सेट ऑफ रियल नंबर। सबसे पहले हम लेंगे लेट V is equal to, V is the set of 3D vectors, है ना। तो आप लोग इसे ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, V is equal to, यहां पर क्या आ जाएगा? सेट ऑफ, ऐसे भी लिख सकते हैं 3D वेक्टर्स, है ना। और क्या गिवन है? गिवन है F इक्वल टू क्या है? R। फील्ड क्या है आप लोगों की? रियल नंबर। हमें क्या प्रूफ करना है? टू शो दैट V over R is a वेक्टर स्पेस। हमें प्रूफ करना है कि ये वेक्टर स्पेस है। ठीक है, तो चलिए हमें इसे वेक्टर स्पेस प्रूफ करना है, तो कैसे करेंगे? सबसे पहले V1 में हमने आप लोगों को क्या बताया था? एक्सटर्नल कंपोजिशन के रेस्पेक्ट में अबेलियन ग्रुप प्रूफ करना है। तो बताइए विद रेस्पेक्ट टू, देखिए एडिशन, तो इसका मतलब इंटरनल कंपोजिशन आप लोगों का एडिशन है, एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन, जो एक्सटर्नल है वो स्केलर मल्टीप्लिकेशन है। तो चलिए सबसे पहले हमें क्या प्रूफ करना है? V1 में V इज अबेलियन। ठीक है, V को क्या प्रूफ करना है? अबेलियन विद रेस्पेक्ट टू एडिशन। तो हमें एडिशन के रेस्पेक्ट में से अबेलियन प्रूफ करना है। तो पहली प्रॉपर्टी आप लोगों की होती है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है? सेट से आप 2 एलिमेंट लेंगे, दोनों को ऐड करने के बाद भी वो उसी सेट में बिलोंग करना चाहिए। अब देखिए आप लोग पढ़कर आए हैं वेक्टर्स, अगर आप 2 वेक्टर्स को ऐड करते हैं तो देखिए क्या हुआ। मान लीजिए एक वेक्टर ये रहा और एक वेक्टर ये रहा, इन दोनों को ऐड करिए तो ये भी क्या होता है? एक वेक्टर ही तो होता है। तो वेक्टर एडिशन क्या होगा? 2 वेक्टर्स को ऐड करने पर क्या बनेगा? हमेशा एक वेक्टर। तो यानी जब दोनों को ऐड किया वो वेक्टर ही बन रहा है, तो V में ही तो बिलोंग करेगा। तो यानी कि अगर हम 2 3D वेक्टर्स लेते हैं तो ऐड करने के बाद जो वेक्टर आएगा वो भी क्या होगा? एक 3 डायमेंशनल वेक्टर होगा। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? वी नो दैट एडिशन ऑफ 2 3D vectors is always a 3D vector। यानी जो आएगा वो भी क्या होगा? एक 3D वेक्टर। दैट इज क्या हुआ? UV, कोई 2 एलिमेंट अगर V सेट में बिलोंग करते हैं तो U प्लस V भी किस में बिलोंग करेगा? V में। तो क्या प्रूफ हो गया? दैट इज हम कह सकते हैं कि V प्लस इज क्लोज, यानी V प्लस के रेस्पेक्ट में, यानी इंटरनल कंपोजिशन के रेस्पेक्ट में क्या हो गया? एडिशन के रेस्पेक्ट में, इंटरनल कंपोजिशन के रेस्पेक्ट में क्या हो गया? क्लोज्ड, है ना। विद रेस्पेक्ट टू प्लस यहाँ लिख भी सकते हैं, या फिर इंटरनल
कंपोजिशन के रेस्पेक्ट में। ओके, चलिए सेकेंड प्रॉपर्टी लीजिए। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या होती है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। वेक्टर एडिशन हमेशा आप लोग पढ़कर आए होंगे कि ये एसोसिएटिव होता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? सिंस वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव, दैट इज क्या लिखेंगे? अगर u v w 3 एलिमेंट v में से लेंगे देन क्या आएगा? u प्लस v प्लस w इक्वल टू u प्लस v प्लस w, यानी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को वो होल्ड करेगा। ओके, थर्ड लीजिए। थर्ड क्या होगा बताइए? एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी क्या बताया था आप लोगों को? क्या ऐड किया जाए वही आ जाए। तो पहले बताइए जीरो, क्या जीरो वेक्टर होता है? यस, यानी जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड जीरो होता है वो क्या होता है? जीरो वेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? सिंस जीरो वेक्टर बिलोंग टू वी, है ना, यानी जीरो वेक्टर बिलोंग टू वी, दैट इज जीरो किस में बिलोंग करता है? वी में। दैट इज हमें पता है कि अगर हम u में जीरो ऐड करेंगे तो भी u आएगा, और जीरो प्लस u करेंगे तो भी u आएगा। तो इसका मतलब जीरो इज द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ v। जीरो क्या हो गई? एडिटिव आइडेंटिटी। फोर्थ लीजिए, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी ले ली, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स लीजिए। इनवर्स में आप क्या करेंगे? एडिटिव इनवर्स में क्या होगा? अब बताइए जरा, अगर एक वेक्टर ये आप लोगों का u है ना, अगर मैं इसके अपोजिट ये वेक्टर ले लूं, उतने ही मैग्नीट्यूड का डायरेक्शन अपोजिट कर दूं, तो ये क्या कहलाता है? माइनस u। इसका मतलब अगर u वेक्टर प्रेजेंट है 3D वेक्टर्स के सेट में तो माइनस u भी बिलोंग करेगा, है ना। तो यहाँ क्या लिखेंगे? वी नो दैट अगर u आप लोगों का v में बिलोंग करेगा तो माइनस u भी v में बिलोंग करेगा। दैट इज क्या लिख सकते हैं? u प्लस माइनस u इक्वल टू जीरो इक्वल टू माइनस u प्लस u फॉर ऑल u बिलोंग टू v। तो यानी क्या लिखेंगे? दैट इज माइनस u इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ u, है ना। अब माइनस u एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट हमने लिया है, यानी उसके अलावा कोई भी ले सकते हैं। इसका मतलब हर एलिमेंट अपना इनवर्स रखेगा, यानी therefore each element of v has its additive inverse। फिफ्थ लीजिए, क्या लेंगे यहाँ पर? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है बताइए? अच्छा बताइए, आप लोग ये पढ़कर आए हैं कि देख रहे ये ए वेक्टर है, ये आप लोगों का बी वेक्टर है, इन्हें ऐड किया क्या आता है बताइए? ए प्लस बी, यही आएगा। ये वेक्टर जो बनेगा वो क्या होगा? ए प्लस बी। इसके पैरेलल एक वेक्टर खींचिए, ठीक है, ये क्या हो गया? बी वेक्टर। यहाँ खींचिए, ये क्या हो गया? ए वेक्टर। अब देखिए बी प्लस ए, ये क्या बनेगा? बी प्लस ए। तो देखिए वेक्टर तो सेम है, ए प्लस बी और बी प्लस ए, इसका मतलब दोनों इक्वल है। तो हम कह सकते हैं कि वेक्टर का जो एडिशन होता है वो कम्यूटेटिव होता है, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखेंगे? वी नो दैट एडिशन ऑफ 3D vectors is commutative। यानी क्या हो गया? दैट इज, इसका मतलब u प्लस वी इक्वल टू v प्लस u फॉर ऑल u v बिलोंग टू v, है ना। तो यहां से क्या प्रूफ हो गया? यहां से प्रूफ हो गया दैट इज v प्लस इज कॉम्यूटेटिव, यानी कम्यूटेटिव प्रूफ हो गया। बताइए 5 प्रॉपर्टीज हमने प्रूफ कर दी। इसका मतलब क्या हुआ? हमारा जो सेट V है
वो एडिशन के रेस्पेक्ट में, इंटरनल कंपोजिशन के रेस्पेक्ट में अबेलियन ग्रुप हो गया। तो हम यहाँ क्या बोलेंगे, हेंस V प्लस इज एन अबेलियन ग्रुप। तो V प्लस क्या बन गया, एक अबेलियन ग्रुप। तो अभी हमारी ये प्रॉपर्टी प्रूफ हो गई कि V प्लस अबेलियन, यानी कि हमने V1 की 5 प्रॉपर्टीज प्रूफ कर दी। लेकिन वेक्टर स्पेस के लिए आप लोगों को अभी V2 और V3 प्रूफ करना है। चलिए करते हैं। V2 में हमें क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है V इज क्लोज्ड अंडर एक्सटर्नल कंपोजिशन। और एक्सटर्नल कंपोजिशन हमें क्या दिए हुए हैं, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। यानी हम क्या लेकर चलेंगे, लेट एक एलिमेंट आप लीजिए किसका, फील्ड का। फील्ड क्या ली थी, रियल नंबर, है ना। एक एलिमेंट आपने रियल नंबर का लिया और एक एलिमेंट आपने V से लिया, ठीक है। अब बताइए स्केलर की मल्टीप्लाई, जैसे मान लीजिए ये U वेक्टर है ना। स्केलर अगर मैं 2 ले लूं, कोई भी रियल नंबर 2 भी तो होता है, तो अगर मैं इसे 2U लिखना चाहूं तो क्या मतलब होगा, वेक्टर की डायरेक्शन यही होगी, केवल ये मैग्नीट्यूड इसका क्या हो गया, ट्वाइस, तो ये वेक्टर की लेंथ बढ़ जाएगी ना। तो यानी कहने का मतलब अगर हम K की U से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो किस में बिलोंग करेगी, V में, यानी वो भी एक वेक्टर होगी, है ना। अगर हमने U की मल्टीप्लाई स्केलर से की तो U का मल्टीप्लाई स्केलर यानी 2 से की रियल नंबर है 2U, तो 2U भी एक वेक्टर होता है, तो K डॉट U भी किस में बिलोंग करेगा, V में। तो हम ये कह सकते हैं दैट इज V इज क्लोज्ड अंडर स्केलर कंपोजिशन, अंडर स्केलर कंपोजिशन या स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। अब हमारा V2 भी प्रूफ हो गया। चलिए V3 में क्या करेंगे, V3 में हमें फर्स्ट प्रॉपर्टीज लेनी है, लेट दो एलिमेंट लीजिए K1 K2 हम लेंगे फील्ड से, फील्ड है हमारी रियल नंबर की, एंड लेट U और V दो एलिमेंट ले लेते हैं हम V से, यानी कि वेक्टर्स। अब बताइए फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, फर्स्ट प्रॉपर्टी है K1 डॉट U प्लस V। अच्छा बताइए U प्लस V की कैसे करेंगे, तो बताइए क्या आएगा, एक वेक्टर, और ये क्या होगा U प्लस V की, U प्लस V यानी वेक्टर का सम, उसकी मल्टीप्लाई आप K1 से कर रहे हैं तो कितने टाइम्स हो जाएगा, K1 टाइम्स। यानी कि अगर हम U को K1 टाइम्स लेंगे, V को भी K1 टाइम्स करेंगे और इन दोनों को ऐड करेंगे तो वो इसी के इक्वल आएगा। तो आप ये डायरेक्टली लिख सकते हैं। आप ऐसे फिगर से तो प्रूफ करके दिखाएंगे नहीं, लेकिन आप लोगों को खुद भी पता होना चाहिए कि हाँ ये होगा। K1 की मल्टीप्लाई K2 U से करेंगे। अब देखिए मान लीजिए U 1 सेंटीमीटर का था, तो अगर आप लोगों ने स्केलर से मल्टीप्लाई करी मान लीजिए 2 से, तो 2 सेंटीमीटर का हो गया। फिर दोबारा उसकी मल्टीप्लाई एक 3 से कर दी तो 6 सेंटीमीटर का हो गया। तो 2 इंटू 3 क्या हो गया, 6। डायरेक्ट लिख सकते हैं ना, K1 K2 U आ जाएगा, ठीक है। थर्ड देखिए, थर्ड प्रॉपर्टी में आप लोगों को क्या करना है, दो स्केलर लेने हैं K1 प्लस K2, किससे करनी है, U से। तो क्या हो जाएगा, K1 डॉट U प्लस K2 डॉट U हो जाएगा। इसी तरह से फोर्थ। अब बताइए जरा, हमने बताया था कि फील्ड का यूनिट एलिमेंट लेना है, तो बताइए आप लोगों का रियल नंबर का सेट है, रियल नंबर के सेट में यूनिट एलिमेंट कौन सा होता है, यूनिट एलिमेंट का मतलब मल्टीप्लाई की आइडेंटिटी। मल्टीप्लाई की आइडेंटिटी क्या होती है, किसी नंबर की किस नंबर से मल्टीप्लाई करें एज इट इज वही नंबर आ जाए। तो बताइए कौन सा नंबर होगा कि मल्टीप्लाई करने पर सेम वही आ जाए, 1 ही तो होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, यानी मल्टीप्लाई की आइडेंटिटी क्या होती है, 1। तो यानी कि 1 ही लेकर चलेंगे। तो क्या लिखेंगे, चलिए यहां लिख दीजिए, सिंस 1 बिलोंग टू R बी द यूनिट एलिमेंट, यानी 1 एलिमेंट R को बिलोंग करता है जो कि यूनिट एलिमेंट है, दैट इज। बताइए 1 की तो U से मल्टीप्लाई करेंगे U ही आएगा, जहां पर U किसका एलिमेंट है, V का। तो बताइए सारी प्रॉपर्टी प्रूफ हो गई। V1 की 5 प्रॉपर्टीज, V2 की 1 और V3 की 4 प्रॉपर्टीज आप लोगों ने प्रूफ कर दी। ये 4th ही तो थी, तो इसका मतलब क्या हुआ, हेंस क्या प्रूफ कर दिया हमने, V ओवर F, यानी कि V सेट लिया था वेक्टर्स का, ओवर क्या था, R। V ओवर R इज ए वेक्टर स्पेस, है ना। V ओवर R इज ए क्या लिखा, देखिए वेक्टर स्पेस। ओवर द फील्ड का मतलब V ओवर R डायरेक्ट लिख दिया, किसके रेस्पेक्ट में, विद रेस्पेक्ट टू, यही उतार दीजिए, विद रेस्पेक्ट टू एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लीकेशन, विद रेस्पेक्ट टू एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लीकेशन।
ओके, तो देखिए इस तरीके से आप किसी भी सेट को वेक्टर स्पेस प्रूफ कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन देखिए वेक्टर स्पेस का, प्रूव दैट द सेट MMN ऑफ ऑल मैट्रिसेस with their elements as rational number is not a vector space over the field of real numbers। हमसे कहा गया एक सेट लेना है आप लोगों को मैट्रिसेस का, यानी कि मैट्रिक्स क्या M क्रॉस N की टाइप की मैट्रिक्स है, बट उसके अंदर जो एलिमेंट्स लिखे हैं वो रेशनल नंबर्स हैं, और आप लोगों को जो फील्ड दी हुई है वो क्या है, रियल नंबर की। देखिए इस बार जो एलिमेंट है वो रेशनल नंबर और फील्ड क्या है, रियल नंबर की। तो क्यू छोटा सेट होता है और आर बड़ा, दैट इज नॉट ए वेक्टर स्पेस। ये क्योंकि स्केलर मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करेगा, इसलिए वेक्टर स्पेस नहीं होगा। तो चलिए सबसे पहले लेकर चलते हैं, क्या दिया हुआ है, लेट MMN, ये MN सेट क्या है, सेट ऑफ मैट्रिसेस। तो मैट्रिक्स को इससे रिप्रेजेंट करते हैं M क्रॉस N की, जहां पर जो एलिमेंट है वो कैसे हैं, रेशनल। यही तो कहा है MMN ऑफ ऑल मैट्रिसेस, मैट्रिसेस ले ली, MMN का मतलब M क्रॉस N की, उसके एलिमेंट्स कैसे हैं, रेशनल नंबर्स। ठीक है, गिवन क्या है, जो आप लोगों की फील्ड है वो कैसी है, रियल नंबर की। तो हमने फील्ड ले ली रियल नंबर की। ठीक है, तो हमें क्या शो करके दिखाना है, टू शो दैट MMN is a वेक्टर स्पेस ओवर R, है ना। हमें यही तो प्रूफ करना है कि ये वेक्टर स्पेस होगा ओवर R। तो चलिए सबसे पहले V1 लेते हैं, V1 में हमें क्या प्रूफ करके दिखाना है, MMN, इसके अंदर जो आप लोगों को दिया होगा, देखिए यहाँ लिखा नहीं है, बट आप लोगों का जो इंटरनल वाला ऑपरेशन होगा वो एडिशन होगा, और जो आप लोगों का एक्सटर्नल कंपोजिशन होगा लिख सकते हैं। Prove that the set of M with their rational element is not a vector space over the field of real number with respect to internal composition plus and external composition is, क्या लिखेंगे, स्केलर मल्टीप्लीकेशन। ओके, ये आप लोगों का लिखा हुआ आना चाहिए। चलिए सबसे पहले हमने एक मैट्रिक्स का सेट ले लिया, M क्रॉस N टाइप की मैट्रिक्स है, जितने एलिमेंट है मैट्रिक्स के वो कैसे हैं, रेशनल। F को कितना ले लिया, रियल नंबर का सेट। हमें प्रूफ करके दिखाना है MMN क्या है, वेक्टर स्पेस है ओवर R। सबसे पहले हमें क्या प्रूफ करके दिखाना है, MMN is an abelian group with respect to internal कंपोजिशन, जो हम एडिशन लेकर चले। चलिए विद रेस्पेक्ट टू इंटरनल कंपोजिशन, पहला लीजिए क्लोजर प्रॉपर्टी, है ना, पहली होगी आप लोगों की क्लोजर प्रॉपर्टी। जरा बताइए, अगर आप M क्रॉस N की मैट्रिक्स में M क्रॉस N की मैट्रिक्स ऐड करते हैं तो क्या मिलेगा, M क्रॉस N की ही मैट्रिक्स मिलेगी। यानी कि हम क्या जानते हैं, वी नो दैट एडिशन ऑफ टू M क्रॉस N मैट्रिक्स ऑलवेज ए M क्रॉस N मैट्रिसेस। We know that addition of two M cross N matrices is always M cross N matrix। That is, क्या लिख सकते हैं इसका मतलब, मान लीजिए इसका मतलब A प्लस B किस में बिलोंग करेगा, MMN में, फॉर ऑल। जब A और B कहां से लेंगे आप लोग, MMN से, तो क्या प्रूफ हो गया, दैट इज MMN प्लस इज क्लोज्ड। तो पहली प्रॉपर्टी प्रूफ हो गई। दूसरी देखिए क्या होगी, दूसरी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, बताइए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या करेंगे, बताइए। क्या आप तीन M क्रॉस N मैट्रिक्स को ऐड करेंगे, चाहे B और C पहले ऐड करिए बाद में A ऐड करिए, या A B ऐड करने के बाद C ऐड करिए, सेम ही आंसर आता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिंस एडिशन ऑफ M क्रॉस N matrices is always associative, that is क्या हो जाएगा बताइए,
ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू एम एम एन, है ना। यानी कि क्या प्रूफ हो गया, दैट इज एम एम एन प्लस, प्लस के रेस्पेक्ट में क्या हो गई, एसोसिएटिव, प्लस के रेस्पेक्ट में हो गई एसोसिएटिव। थर्ड लीजिए, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। बताइए आइडेंटिटी क्या होती है, जीरो एलिमेंट इज द आइडेंटिटी, बट मैट्रिक्स की आइडेंटिटी क्या होती है, जीरो मैट्रिक्स। तो जीरो मैट्रिक्स इसमें बिलोंग करेगी, तो क्या लिखेंगे, सिंस जीरो मैट्रिक्स को लिखेंगे ओ, ओ बिलोंग टू किस में बिलोंग करेगा, एम एम एन, दैट इज ओ प्लस ए में ऐड करेंगे तो क्या आएगा, ए, चाहे ए प्लस ओ कर लो चाहे ओ प्लस ए कर लो, ए कहां से लिया है आप लोगों ने, एम एम एन सेट से। इसका मतलब क्या हुआ, दैट इज आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट इज जीरो मैट्रिक्स, है ना। जीरो मैट्रिक्स हो गई, जो जीरो मैट्रिक ऑर्डर कितना हो गया, एम क्रॉस एन का, यानी आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट कर गया। अब लीजिए एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। तो एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स क्या होगा बताइए, यहाँ पे क्या लेंगे। अब बताइए अगर कोई मैट्रिक्स ए एम एम एन में लाई करते हैं, यानी एम क्रॉस एन ऑर्डर की है, तो बताइए माइनस ए ले सकते हैं। देखिए यहाँ पर अगर आप लोगों ने ए मैट्रिक्स ली है एम एम एन की, पहले आप एक बात और देखिए, यहाँ पर एम एम एन टाइप की ली हुई है और इसके अंदर जितने एलिमेंट लिखे हैं, अगर आपने ए को क्या लिखा, ए आई जे, और ए आई जे किसे बिलोंग करता है, रेशनल नंबर को। तो बताइए अगर ए आई जे रेशनल नंबर है तो इसका नेगेटिव अगर करें माइनस ए आई जे, वो भी तो रेशनल नंबर होगा, क्योंकि इसके अंदर लिखे हुए सारे एलिमेंट कैसे हैं, रेशनल। तो जब इसके अंदर नेगेटिव एलिमेंट रेशनल में बिलोंग करते हैं तो माइनस ए एम एन में बिलोंग कर जाएगा। तो इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि अगर ए एम एम एन में बिलोंग करती है तो माइनस ए भी एम एम एन सेट में बिलोंग करेगी। दैट इज क्या कह सकते हैं, ए में माइनस ए को ऐड करेंगे तो नल मैट्रिक्स मिलेगी, या माइनस ए में ए को ऐड करेंगे तो भी नल मैट्रिक्स मिलेगी। इसका मतलब क्या हुआ, माइनस ए क्या लिखेंगे, दैट इज क्या लिखेंगे, माइनस ए इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ, इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ ए। यानी कि अगर माइनस ए का इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है और ए कोई आर्बिट्रेरी मैट्रिक्स है तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर ईच एलिमेंट ऑफ एम एम एन हैज इट्स एडिटिव इनवर्स, यानी सब अपने इनवर्स रखते हैं, यानी इनवर्स भी एग्जिस्ट कर गया। ठीक है, अब कौन सी प्रॉपर्टी लेंगे, फिफ्थ, कौन सी प्रॉपर्टी लेंगे आप लोग, कॉम्यूटेटिव, है ना, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। बताइए क्या मैट्रिक्स एडिशन कम्यूटेटिव होगा ना, एडिशन कम्यूटेटिव होता है ना, दो मैट्रिक्स को ऐड करें तो कम्यूटेटिव होता है। सिंस क्या लिखेंगे, सिंस मैट्रिक्स एडिशन इज ऑलवेज, सिंस मैट्रिक्स एडिशन इज ऑलवेज कॉम्यूटेटिव, कॉम्यूटेटिव होता है। हेंस इसका मतलब क्या हुआ कि a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए होगा, जहां पर ए और बी कहाँ बिलोंग कर रहे हैं, एम एम एन में। इसका मतलब क्या हुआ, आप लोगों ने सारी प्रॉपर्टीज प्रूफ कर दी। यानी क्या प्रूफ हो गया, यहाँ पर यहाँ लिख सकते हैं दैट इज एम एम एन प्लस इज कॉम्यूटेटिव, है ना, कॉम्यूटेटिव पूरा लिख दीजिएगा यहाँ पर, कॉम्यूटेटिव, दैट इज क्या प्रूफ हो गया, इसका मतलब हेंस एम एम एन प्लस इज एन अबेलियन ग्रुप। यानी अभी प्लस के रेस्पेक्ट में हमने क्या प्रूफ कर दिया कि ये अबेलियन ग्रुप है। ठीक है, इसके बाद हमें कौन सी प्रॉपर्टी प्रूफ करनी है, V2। तो पहले V1 की सारी प्रॉपर्टीज हमने प्रूफ कर दी। ओके करिए, देखिए V2 वाली प्रॉपर्टी प्रूफ करें। V2 में आप लोगों को क्या प्रूफ करना होता है, हमें प्रूफ करना होगा एम एम एन इज क्लोज्ड विद रेस्पेक्ट टू स्केलर कंपोजिशन या स्केलर मल्टीप्लीकेशन या फिर एक्सटर्नल कंपोजिशन, है ना।
विद रेस्पेक्ट टू स्केलर मल्टीप्लीकेशन, या फिर क्या कहेंगे एक्सटर्नल कंपोजिशन, है ना, किसी के रेस्पेक्ट में आप यानी कि एमएमएन को क्या प्रूफ करेंगे, क्लोज्ड। आप जरा एक चीज बताइए, एमएमएन जो मैट्रिक्स है वो किस टाइप की है, एम क्रॉस एन टाइप की, बट इसमें जो जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट हैं वो सारे कैसे हैं, रेशनल। बट देखिए आप लोगों ने फील्ड क्या रियल नंबर की, तो मान लीजिए आप लोगों को ये बात पता है एफ क्या है, आर, और रियल नंबर के अंदर आप लोगों के रेशनल और इरेशनल का कलेक्शन कहलाता है आप लोगों का रियल नंबर का सेट। तो मैं एलिमेंट क्यू का भी ले सकती हूँ, क्यू बार का भी। देखिए अगर आप एलिमेंट क्यू का लेंगे, जैसे मान लीजिए आप लोगों ने लिया लेट ए बिलोंग टू आर वेयर, जहां पर ए रियल नंबर से उठाया बट ए कैसा नंबर है, रेशनल। मान लीजिए आप लोगों ने मैट्रिक्स ली ए आई जे, आप क्या करेंगे, मान लीजिए ए एलिमेंट के ले लेती हूँ, चलिए अभी तक आप के लेकर चल रहे हैं ना। मान लीजिए आपने के से मल्टीप्लाई की, जहां पर ए आई जे भी कैसे नंबर है, रेशनल। अगर आपने इसकी के से मल्टीप्लाई करी तो मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट के से मल्टीप्लाई होंगे। बताइए ए आई जे भी क्यू में बिलोंग करता है, के भी, तो इसका मतलब के ए आई जे भी किस में बिलोंग करेगा, क्यू में। तो इस केस में तो जो आपका के ए होगा वो किस में बिलोंग कर जाएगा, आपके सेट एम एम एन में बिलोंग कर जाएगा, ठीक है। बट देखिए एक केस में आप लोगों का ये बात कंट्राडिक्ट होगी, कैसे, अगर हमने लिया इफ, मान लीजिए मैंने एक एलिमेंट K1 R में लिया है ना, और यहाँ पर वेयर रियल नंबर कैसे है, यानी K1 मान लीजिए Q बार में बिलोंग करता है, यानी कैसा नंबर है, इरेशनल। दैट इज मान लीजिए मैं K1 को √2 ले लूं तो ये इरेशनल नंबर हुआ। अब जरा लीजिए जरा ए कोई एलिमेंट आपने एम का लिया, दैट इज ए क्या लेकर चलेंगे, ए आई जे टाइप का एलिमेंट जो एम क्रॉस एन की मैट्रिक्स है ना। अगर आप इसकी मल्टीप्लाई K1 से करेंगे तो बताइए, यानी कि √2 से कर रहे हैं तो अंदर एलिमेंट सारे किससे मल्टीप्लाई हो जाएंगे, √2 से। तो एक बात बताइए जरा, यहाँ पर जो ए आई जे थे वो किसे बिलोंग कर रहे थे, क्यू को। बट ये बताइए जो √2 ए आई जे है, बट जो आप लोगों का √2 ए आई जे है वो क्यू को बिलोंग नहीं करता, क्योंकि ये नंबर कैसा है, इरेशनल नंबर है। जबकि हमें क्या प्रूफ करना था कि जो आप लोगों की मैट्रिक्स बनकर आएगी एम क्रॉस एन की, उसमें जितने भी एलिमेंट हैं वो किसे बिलोंग करने चाहिए, क्यू को, है ना। और जबकि बिलोंग किसे कर रहे हैं, क्यू बार को। इसका मतलब क्यू को बिलोंग नहीं कर रहे, इसका मतलब ये जो सेट बनकर आएगा, ये या जो मैट्रिक्स बनकर आई वो एम एम एन में बिलोंग नहीं करेगी। दैट इज आप लोगों ने क्या प्रूफ कर दिया, K1 अगर आपने R से लिया, यानी K1 का मतलब पहले लिख लो यहाँ, K1 माने √2, क्योंकि सबके लिए तो नहीं आ रहा ना। दैट इज K1 को हमने अगर √2 लिया और वो R में है, और ए कोई मैट्रिक्स किस में लिया हमने, एम एम एन में, है ना, तो इम्प्लाइज √2 ए डज नॉट बिलोंग टू एम एम एन। दैट इज इसका मतलब क्या लिखेंगे, एम एम एन इज नॉट क्लोज्ड with respect to external composition, with respect to external composition। इसका मतलब आप लोगों की ये प्रॉपर्टी गलत हो गई। अब आप लोग आगे डिस्ट्रीब्यूटिव वाली V3 वाली प्रॉपर्टीज नहीं करेंगे, यहीं लिख दीजिए क्या, hence MMN is not a vector space over the field of R, यानी कि वेक्टर स्पेस प्रूफ नहीं होगा। आई होप आप लोगों को क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे। अगर आप लोगों को क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए हैं तो प्लीज कमेंट करिए, क्योंकि हमें भी मोटिवेशन मिलता है कि हम आप लोगों के लिए आगे और भी क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाएं। अदरवाइज हम शॉर्टली वीडियो बना देंगे आप लोगों की। हमारा भी मन करता है अगर बच्चों को समझ में आ रहा है और वो कमेंट कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि और भी वीडियो बनाई जाए, तो प्लीज अगर आप लोगों को और क्वेश्चंस इसी तरीके से करवाने आप लोगों को क्लियर हुए हैं तो आप कमेंट करके बताइए, हम आप लोगों के और भी एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। अदरवाइज दूसरे टॉपिक पर चले जाएंगे। ओके, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। गुड डे एंड टेक केयर।